नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी को लखनऊ बुलाया गया है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी सीईओ नरेंद्र भूषण की लखनऊ तलब। किसानों के मुद्दे को लेकर की जाएगी बातचीत। कई दिनों से प्राधिकरण पर प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। प्राधिकरण अधिकारी अभी तक झगड़ा सुलझाने में नाकाम क्यों? तो कई दिनों से प्राधिकरण पर प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, जिसको लेकर के अब रितु माहेश्वरी को तलब किया गया है। आपको बता दें कि नोएडा अथॉरिटी की सीईओ हैं रितु माहेश्वरी, जिन्हें लखनऊ बुलाया गया है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को किसानों के मुद्दे को लेकर के बातचीत की जाएगी। वहीं ग्रेटर नोएडा बीटा 2 में कोतवाली पुलिस ने रेलवे विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले वांटेड ठग को गिरफ्तार किया है। साथ ही ठग के कब्जे से ठग बत्ती लगी क्रेटा गाड़ी को भी जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि 420वीं वांटेड शातिर ठग कार्तिकेय शर्मा को P3 गोल चक्कर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि रेलवे विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 7 लाख रुपए में डील हुई थी, जिसमें आरोपी ने करीब 40,000 रुपए एडवांस लिए थे। कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन ने देश में दस्तक दे दी है, जिसके बाद यूपी सरकार और पुलिस ज्यादा सतर्क हो गई है। गाजियाबाद डासना जिला कारागार में कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए सावधानी बरती जा रही है और बाहर आ रहे कैदियों की टेस्टिंग भी की जा रही है। देश ने हाल ही में कोरोना की दूसरी लहर की मार को झेला है। कोरोना से और भी ज्यादा खतरनाक ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। न्यूज 1 इंडिया संवाददाता ऋषभ भारद्वाज ने डासना जेल का दौरा किया और जेल में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर किस तरह की टेस्टिंग की जा रही है और क्या सावधानी बरती जा रही है, ये देखा। इस दौरान न्यूज 1 इंडिया ने जेल अधीक्षक से खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। कोविड की तीसरी लहर आने की संभावना है। हालांकि कुछ केस सामने आ रहे हैं, ओमिक्रॉन के भी केस सामने आ रहे हैं। हमारे डासना जेल में हमारे जेल अधीक्षक आलोक जी हैं, जिनसे बात करते हैं कि जो आने वाले कैदी हैं उनकी किस तरह से जांच की जाती है, उसके अपने अंदर क्या है, अंदर क्या क्या सावधानी बरती जा रही है जिससे कि कोविड ना फैले। हालांकि इससे पहले भी जो 2 लहरें आ चुकी हैं, यहाँ डासना जेल में एक भी ऐसा मामला नहीं आया जो कोरोना फैला हो। सर, जैसे कि तीसरी लहर आने की संभावना है, ओमिक्रॉन भी आ रहा है, तो उसकी वजह से बाहर से कैदी जो आते हैं तो उनको कैसे पहले जांच होती है? देखिए, जो बाहर से जो नए बंदी आते हैं वो पहले एंटीजन उनकी टेस्ट नेगेटिव होती है, तभी उनको जेल में प्रवेश दिया जाता है। और जेल में प्रवेश के बाद उनको एक अस्थायी कारागार बना रखी है, तो उस अस्थायी कारागार में रख के उनका RT-PCR जांच कराया जाता है और नेगेटिव आने पर ही उनको मुख्य कारागार में स्थानांतरित किया जाता है। और इस चीज़ की मॉनिटरिंग की जा रही है कि कितने बंदी वैक्सीनेटेड हैं, कितने नहीं हैं। जेल में जो पुराने बंदी हैं सबका वैक्सीनेशन हो चुका है। जो नए बंदी आ रहे हैं उनका, जो वैक्सीनेटेड नहीं है, उनका वैक्सीनेशन समय समय पर कराया जा रहा है। और वर्तमान में अभी हमारे जेल में सभी बंदी वैक्सीनेटेड हो गए हैं। सर, इससे पहले भी 2 लहर आई थी, उसमें भी डासना जेल में आपने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने मैनेजमेंट किया था, कोई भी कोविड का पेशेंट नहीं मिला था। हालांकि जो वैक्सीनेशन है आपने जेल में 100% करा चुके हैं, तो आगे क्या इसी तरह की भूमिका रहेगी आपकी? जो देखिए, कोविड पॉजिटिव जेल में निकले थे, लेकिन वो सब जो नए बंदी प्रवेश थे, नए बंदी जो एंटीजन नेगेटिव आया था, उनके बाद में RT-PCR रिपोर्ट कराने के पॉजिटिव निकले थे, वो सब ठीक हो गए थे। कोई कैजुअलिटी नहीं हुई थी, जेल का कोई बंदी कोविड से एक्सपायर नहीं हुआ था। और सारी सावधानियां बरती जा रही हैं। बंदियों को सभी को मास्क उपलब्ध कराए गए हैं। जैसा कि आलोक जी ने बताया कि जो जेल में सभी जो नियम है कोविड के सभी का पालन कराया जा रहा है। जो पहले 3 मुलाकात होती थी, अब 1 मुलाकात कर दी गई है, जो कि कोविड के सभी नियम हैं, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। ऋषभ भारद्वाज, न्यूज इंडिया। 2 परिवारों के बीच चल रहे विवाद में समझौता कराना अलीगंज के सीमेंट कारोबारी संदीप गुप्ता को भारी पड़ गया। समझौते के बाद नाराज पक्ष ने अलीगढ़ में भाड़े के शूटर बुलाकर संदीप गुप्ता की सरेआम हत्या कर दी। आपको बता दें कि 2 दिन पहले यानी 27 दिसंबर की शाम एटा के अलीगंज निवासी सीमेंट कारोबारी संदीप गुप्ता अपने काम से अलीगढ़ आए हुए थे। इसी दौरान वो DIG अलीगढ़ रेंज दीप कुमार से मिलकर एटा वापस जा रहे थे। तभी अलीगढ़ शहर के व्यस्ततम सेंटर पॉइंट इलाके में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी गई। हत्या की इस पूरी वारदात में शहर में दहशत फैल गई, जिसके बाद पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया।
संदीप का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उनके दोस्त ने कराया है, जिसकी पहचान राजीव अग्रवाल और अंकुश अग्रवाल के तौर पर हुई है। अंकुश का अपनी पत्नी और ससुराल वालों से विवाद था। असल में 4 साल पहले राजीव अग्रवाल ने अपने बेटे अंकुश अग्रवाल की शादी एटा जनपद के अलीगंज में की थी। जिस परिवार में अंकुश का रिश्ता हुआ था वो सीमेंट कारोबारी संदीप गुप्ता के परिचित थे। हत्या की वारदात के बाद पुलिस ने मर्डर के दौरान इस्तेमाल की गई नीले रंग की बलेनो कार को अलीगढ़ के ही हरदुआगंज कस्बे से लावारिस हालत में बरामद किया। पुलिस के अनुसार ये बलेनो कार मथुरा जिले से अक्टूबर महीने में लूटी गई थी। पुलिस को छानबीन में पता चला कि इस नीले रंग की बलेनो कार के आगे आगे सफेद रंग की क्रेटा शहर में हर जगह घूमती हुई दिखाई दी, जिसको ट्रैक करने के बाद पूरी वारदात का खुलासा हो गया। 27 दिसंबर की शाम को एटा के एक सीमेंट व्यापारी की थाना सिविल लाइन स्थित सेंटर पार्क के पास अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मार दी गई थी। गंभीर अवस्था में उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और डीआईजी महोदय तथा एसएसपी महोदय ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फोर्स को दिशा निर्देश दिए, जिसके क्रम में पूरे शहर में घेराबंदी की गई और सस्पेक्ट कार का पीछा किया गया। यह गाड़ी हरदुआगंज क्षेत्र में एक स्थान पर लावारिस मिली, जिसका नंबर तस्दीक करने पर नंबर फर्जी निकला। इसके बारे में और अधिक गहनता से जब सीसीटीवी फुटेज पूरे शहर भर के देखे गए, जिसमें 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेजेस का एनालिसिस किया गया। बेलिनो गाड़ी के आगे एक सफ़ेद रंग की क्रेटा भी लगातार हर स्थान पर चल रही थी, जो इसे गाइड कर रही थी। आज जिसका मालिक दुष्यंत है और अंकुश का करीबी दोस्त है के गराज पे खड़ी हुई मिली, जहां से इसको बरामद किया। और खबर मुजफ्फरनगर से, जहां खतौली विधानसभा में गुर्जर महासभा के नेतृत्व में रालोद नेता अभिषेक चौधरी गुर्जर ने मीरापुर रोड पर स्थित राजेश फार्म में विशाल गुर्जर सम्मेलन का आयोजन किया। इस गुर्जर सम्मेलन के गुर्जर समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भारी संख्या में हिस्सा लिया। गुर्जर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए रालोद नेता अभिषेक चौधरी कई दिन से मेहनत कर रहे थे, जिसका परिणाम भारी भीड़ के रूप में देखने को मिला। गुर्जर सम्मेलन में गुर्जर समाज ने एक मत होकर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा देते हुए अपने नेताओं के लिए विभिन्न दलों से टिकट की मांग की। गुर्जर समाज ने खतौली विधानसभा से रालोद के नेता अभिषेक चौधरी गुर्जर के लिए राष्ट्रीय लोक दल से 2022 विधानसभा चुनाव में टिकट की मांग की है। गुर्जर सम्मेलन में गुर्जर समाज के युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गुर्जर महासभा के नेतृत्व में गुर्जर सम्मेलन खतौली में किया जा रहा है, जिसमें राजनीतिक चेतना और सामाजिक राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी के लिए आज गुर्जर समाज ने जो मांग की है उसकी बड़ी पंचायत आज खतौली में हो रही है। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुर्जर बाहुल्य जिलों की बात है, अकेले खतौली विधानसभा की मांग नहीं है। बड़े नेता है, देश के नेता है, हम तो अपने क्षेत्र के नेता है, अपने क्षेत्र में मिटेंगे। करते इस वक्त की बड़ी खबर का, आईएएस दुर्गाशंकर मिश्र उत्तर प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं। केंद्र ने यूपी के प्रस्तावित मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति दी है। 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं दुर्गाशंकर मिश्र। वर्तमान मुख्य सचिव आर.के. तिवारी प्रतिनियुक्ति पर भेजे जा सकते हैं। 1984 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं दुर्गाशंकर मिश्र। केंद्र सरकार ने मूल कैडर उत्तर प्रदेश वापस से भेजा है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आईएएस दुर्गाशंकर मिश्र को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया है। आपको बता दें, दुर्गाशंकर मिश्र 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में भारत सरकार के आवास एवं शहरी मंत्रालय के सचिव पद पर कार्यरत भी हैं। तो दुर्गाशंकर मिश्र अब उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव होंगे। 1984 बैच के आईएएस हैं और केंद्र सरकार ने मूल कैडर उत्तर प्रदेश उन्हें वापस भेज दिया है। दुर्गाशंकर मिश्र के पास इसके अलावा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का भी चार्ज है और वो डीएमआरसी के भी अध्यक्ष हैं। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और चुनावों के पहले मुख्य सचिव को बदल दिया है। वहीं सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाई और खुद सवारी की। इस दौरान बस में बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें हैं, मुख्यमंत्री आज गोरखपुर दौरे पर पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई है। इस दौरान उनके साथ सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक बस में बैठकर खुद सवारी भी की। आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि रामलला का दर्शन पूजन के लिए राम भक्तों की भारी भीड़ लगी रही। न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता पीयूष तिवारी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए।
राम जन्मभूमि के सामने मौजूद हैं। आप सारे पे पीछे हमारे तस्वीरों में देखेंगे कि किस प्रकार से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है और भगवान श्री राम का जो दर्शन करना चाहते हैं उनकी भीड़ लगी हुई है। पीछे देखिए आप लंबी लंबी कतारें हैं और सीधे तौर पे आप प्रभु श्री राम को देख सकते हैं। कितने खुश हैं आप यहाँ पे दर्शन करके? बहुत खुश हूँ राम के मंदिर को देख करके, और ये भव्य मंदिर बनना चाहिए। तो बिल्कुल आप देखिए हमारे पीछे ठीक हमारे आप देखेंगे प्रभु श्री राम विराजमान है, माता सीता माता है और यहाँ पे श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगी है। सभी लोग भव्य राम मंदिर का इंतजार कर रहे थे। राम मंदिर भी बगल में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। कुछ ही दिनों में, कुछ ही साल में वो भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पे श्रद्धालु जो है वो लगातार आ रहे हैं। यहाँ पर प्रसाद का जो वितरण है वो हो रहा है। आप साफ तौर पर देखिए यही वो स्थल है जहाँ पे प्रभु श्री राम, माता सीता और सभी जो देवी देवता यहाँ पे हैं उनको आप देख सकते हैं। जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो है वो यही है और आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पे विराजमान है भगवान और वहाँ पे फूल मालाओं से उनको सजाया गया है और यहाँ पे लोग हैं जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर रहे हैं। वीडियो नरेंद्र गोस्वामी के साथ पीयूष तिवारी, राम जन्मभूमि। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत करते हुए वेव के केंद्रीय उपाध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हम राम जन्मभूमि के पास मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद चंपराय जी मौजूद हैं। सर कुछ बताइए, कहाँ तक मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है? आप जो देख रहे हैं, आप जितना देख रहे हैं सामने, ये एक प्रकार से मंदिर की फाउंडेशन है। जो दिख रहा है वो कुल बनाई गई फाउंडेशन का आधा हिस्सा दिख रहा है, बाकी सब जमीन के अंदर चला गया है। ऐसा मानता हूं कि लगभग 1,85,000 घन मीटर कंक्रीटिंग जमीन में डाली गई है, 12 मीटर गहराई तक। और जो दिख रहा है वो 13.5 मीटर है ऊंचाई जमीन के नीचे से। और जहाँ झंडा दिख रहा है वो गर्भगृह है, वहाँ पर 15.5 मीटर ऊंचाई है गर्भगृह से। तो ये फाउंडेशन है, जनवरी में ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके ऊपर फिर प्लिंथ फर्श ऊंचा करने के लिए पत्थर लगाना शुरू करेंगे। ग्रेनाइट है, बेंगलोर से आया है, 5 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, 2.5 फीट मोटा, ऐसे एक एक ब्लॉक हैं और ये लगभग 17,000 ब्लॉक एक के ऊपर एक रखे जाएंगे। इन ब्लॉक्स को रखने के लिए सब व्यवस्थाएं क्रेन की पूरी हो गई हैं और जैसी जैसी आवश्यकता पड़ेगी आगे बनता रहेगा। आखिरी सवाल सर, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा, चूंकि निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है? हम ऐसा मानते हैं, सोचकर चल रहे हैं कि दिसंबर 2023 में भगवान अपने आसन पर आ जाए। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ चंपत राय जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो 2023 में जो भगवान राम है वो अपने आसन पर पहुंच जाएंगे, वहां तक वो विराजमान हो जाएंगे। आप साफ तौर पे तस्वीरें देख रहे हैं कि ये राम जन्मभूमि है और वहाँ पे गर्भगृह है। आपको दिखा रहे हैं कि जो झंडा वहाँ पे आपको दिख रहा होगा वो गर्भगृह है और निर्माण कार्य आप देखिए, महंगे महंगे पत्थर मंगाए गए हैं और निश्चित तौर पे निर्माण कार्य तेजी से जारी है। एक एक चीज़ आप देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पे खुदाई हुई है, क्रेन्स लगे हुए हैं। ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सीधे यहाँ से राम जन्मभूमि की ये तस्वीर है और जो कार्य है वो प्रगति पे अभी भी है। आप साफ तौर पे देखिए जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो यहाँ पे चल रहा है और जो यहाँ से ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं उनका मानना है कि जल्द ही जो भव्य राम मंदिर है वो देशवासियों के लिए तैयार हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ पीयूष तिवारी, अयोध्या। खबर बागपत से, जहां बीजेपी महिला जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिला मोर्चा बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता ने कहा कि महिला जन समुदाय इस बात का द्योतक है कि महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उनका विश्वास योगी जी, मोदी जी पर पूर्णतया है, क्योंकि इसी सरकार ने आजादी के बाद महिलाओं के लिए सबसे अधिक काम किया है। वो देश की मोदी जी की, उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार है, जिसमें हमें विपक्ष को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। जितना काम योगी जी ने, मोदी जी ने किया है, निश्चित रूप से ऐसा काम उनके सपने में नहीं रहा और करने की स्थिति तो उनकी कभी नहीं रही। हम लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपना जिला सम्मेलन कर रहे हैं और इसमें जन समुदाय, महिलाएं यहाँ इकट्ठी हुई हैं, जिन्होंने अपना समर्थन, अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी से जताया है और बड़ी संख्या में यहाँ आकर उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी के साथ खड़ी है और निश्चित रूप से वोट भी बीजेपी को देंगी।
आज यहाँ पर हमारा महिला जिला सम्मेलन है और पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से हर जिले में जाकर के हम महिला शक्ति को आह्वान कर रहे हैं कि वो देश में मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी उस सरकार को दोबारा से लेकर के आए, ताकि जो द्रुत गति से उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है और वो निरंतर इसी गति से होता रहे। और वहीं गाजियाबाद में अवैध विदेशी शराब पर आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। NH-58 से मोटा इलाके के गोदाम पर छापेमारी की गई। यूपी सरकार के टैक्स की चोरी कर बेची जा रही थी शराब। मोटा में करोड़ों रुपए की अवैध शराब बरामद की गई। और मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।